नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टैक्स चोरों पर इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। टैक्स चोरी और पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में 8 राज्यों के 175 ठिकानों पर की गई छापेमारी। कई बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज हरी झंडी दिखाकर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक होगी 3500 किलोमीटर की यात्रा। कांग्रेस में नई जान फूंकने की है तैयारी। नई संसद वाला भव्य सेंट्रल विस्टा एवेन्यू हुआ बनकर तैयार। पीएम मोदी कल करेंगे उद्घाटन। साथ ही राजपथ का नाम नया होगा कर्तव्य पथ। आप सांसद संजय सिंह ने एलजी के मानहानि के नोटिस को फाड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गंभीर आरोप। कहा, भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस को 10 बार फाड़ सकता हूं। कोयला तस्करी मामले में बढ़ी ममता बनर्जी की मुश्किलें। ममता बनर्जी के कानून और श्रम मंत्री पर सीबीआई का पड़ा छापा। आसनसोल और कोलकाता के 6 ठिकानों पर हुई तलाशी। आज की सबसे पहली खबर आईटी के बड़े एक्शन की। आज का दिन आईटी विभाग के लिए काफी बड़ा रहने वाला है, क्योंकि आज आईटी विभाग की तरफ से इतिहास में पहली बार देश भर में इतनी बड़ी छापेमारी की गई है। ये छापेमारी 8 राज्यों दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बेंगलुरु के 175 ठिकानों पर हुई है। लेकिन इस छापेमारी में सबसे अहम यह है कि टैक्स चोरी और पॉलिटिकल फंडिंग मामले में कई राजनीतिक दलों पर गाज गिरी है। डॉक्टर साहब, आईटी विभाग ने देश भर में कई ठिकानों पर इतनी बड़ी छापेमारी की, इसकी वजह क्या रही है? इसकी वजह बिल्कुल ही साफ है कि हिंदुस्तान में 2100 के आसपास ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि ये पार्टियां नाम की पार्टियां हैं, चुनाव लड़ती हैं तो इनको उस तरीके से ना वोट मिलता है कि इनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, लेकिन पार्टियां चलती हैं जी। तो इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों के खिलाफ 2 बार इस तरह का काम किया। एक बार 87, एक बार 111 इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन को निरस्त किया। क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि मालूम चला कि पॉलिटिकल पार्टी है, जिस जगह का एड्रेस दिया हुआ है वहाँ कोई रह रहा है, वहाँ कोई दुकान है, मतलब फर्जीवाड़ा चल रहा था। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, डोनेशन कहाँ से आ रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं जी। और इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत मिली कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज आपने रजिस्टर करा ली तो आपकी फंडिंग, आपकी कमाई वो इनकम टैक्स के कानून से बाहर हो गई, आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो इसका जो असर ये हुआ कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इन लोगों ने ब्लैक मनी को वाइट करने का ये धंधा बना लिया जी। कि बड़े बड़े व्यापारियों से, लोगों से काला धन ले लिया और उसको फाइल में दिखा करके, डोनेशन दिखा करके, खर्च में दिखा करके आप उसको बंदरबाट कर रहे थे। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया बन चुका था ये फर्जी किस्म के पॉलिटिकल पार्टीज, छोटे मोटे जी। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, देश को विकसित करना है। तो उसी की शुरुआत है ये पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनाव कम और काले धन का धंधा ज़्यादा कर रही थी, उनके ऊपर आज गाज लगी है जी। डॉक्टर साहब, ईडी सीबीआई के बाद अब आईटी विभाग ने भी पॉलिटिकल पार्टीज पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है, जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी से हुई और इस पदयात्रा का आखिरी पड़ाव जम्मू कश्मीर में होगा। सबसे पहले राहुल गांधी तमिलनाडु में अपने पिता की समाधि स्थल पहुंचे और प्रार्थना सभा की। करीब 3500 किलोमीटर लंबी ये भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। मोदी सरकार के खिलाफ 2024 में लड़ने के लिए अभी से कांग्रेस लोगों को इकट्ठा कर रही है, जिससे देश विरोधी ताकतों को हटाया जा सके और पार्टी को फिर से खड़ा किया जा सके। डॉक्टर साहब, मकसद क्या है इस अभियान को करने का और इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है।
कांग्रेस पार्टी ने आज ये ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी ही उनके प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे और कांग्रेस पार्टी खुद को रिवाइव करेगी। और रिवाइव करने का तरीका जो उनके पास सामने जो नजर आया वो यही जो सोनिया गांधी ने किया था कि आप देश के अलग अलग जगहों पे जाएं, आप हर जगह अपने विचारधारा अपनी बातों को लेकर के पहुंचे और इसीलिए एक नेशन वाइड यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू होते हुए कोची, कोची से फिर नांदेड़ होते हुए ये कर्नाटक, एमपी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए ये श्रीनगर पहुंचेगी। अब सवाल ये है कि ये नाम आपने भारत जोड़ो क्यों रख दिया? आपको तो भारत तोड़ो यात्रा रखनी चाहिए थी इसकी नाम। क्यों? क्योंकि जो उसमें शामिल हो रहे हैं ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। योगेंद्र यादव कौन है भाई? ये अभी खालिस्तानियों के साथ बैठ करके ये किसान आंदोलन में थे। इनकी अपनी अलग पार्टी है। पार्टी उन्होंने खत्म कर दी क्या? स्वराज नाम की पार्टी तो उन्होंने बनाया, तो कांग्रेस में विलय हो गए क्या? ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप इधर चले आए। वहां पे डॉक्टर सुरीनम का मैंने नाम देखा, वहां बहुत सारे लोगों का नाम, अरुणा का नाम है। फिर हाँ, गुजरात में कुछ दिनों तक अभी मालूम चल रहा था कि केजरीवाल की मुख्यमंत्री की जो उम्मीदवार वो आंदोलन जीवी मेधा पाटेकर आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा बन रही थी, वो भी है इसमें। ये सब अर्बन नक्सल्स, कश्मीर में आतंकियों के साथ खड़े होने वाले लोग, और पॉलिटिकल चेहरा में ये टुकड़े टुकड़े गैंग का चेहरा कन्हैया कुमार, वो भी थ्रू आउट रहेगा कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक। तो आइडिया तो अच्छा है जी, लेकिन उद्देश्य वो गलत है। जो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो, जिन चेहरों के जरिए पहुंचाना चाह रहे हो, ये तो ऑलरेडी डिस्क्रेडिटेड लोग हैं। हिंदुस्तान को न राहुल गांधी समझ सके, ना ही राहुल गांधी के ये जो चिंटू चंपक सलाहकार हैं, ये हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता जो हिंदुस्तान को तोड़ने की, हिंदुस्तान में आतंकियों की, हिंदुस्तान में जिहादियों की पैरवी करते हैं। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी इस अभियान के जरिए जमीन पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कल पीएम मोदी नई संसद वाले भव्य सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसका पूरा विपक्ष विरोध कर रहा था। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 3,90,000 वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ आधुनिक सुविधाओं के साथ 20 महीने बाद फिर से खुलने को तैयार है। साथ ही इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले मार्ग, जिसे अभी राजपथ के नाम से जाना जाता है, अब उसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। डॉक्टर साहब, सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कल होने वाला है, राजपथ कर्तव्य पथ होने वाला है। कांग्रेस पार्टी या किसी भी विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है? वहां पे कल सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण होने वाला है जी। ये जो इतिहास की जो गलतियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी उसे दुरुस्त कर रहे हैं। लाल किले के प्राचीर से उन्होंने क्या कहा था? ये जो 5 प्रण, उसमें दूसरा प्रण यही था कि गुलामी, दास्ता, ये जो स्लेव वाली माइंडसेट और उसके जो तमाम प्रतीक हैं, उसको खत्म करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जरा सा भी कहीं पे भी गुलामी का बोध हो, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी बिलबिला रही है, वामपंथी बिलबिला रहे हैं, कह रहे भाई ये तो कुछ नया नहीं है, क्यों नाम रख दिया राजपथ? भाई राजपथ क्यों नाम रखा गया था? आजादी के बाद भी इसका नाम किंग्सवे था जी। 1960 में आपने नाम बदल दिया, उसका हिंदी कर दिया आपने राजपथ। ब्रिटिश राज, उसी का पथ। तो आप नाम जब बदलते हो
तो उसमें हिंदुस्तान की कुछ तो खुशबू आनी चाहिए। आपको दिक्कत है कि भाई जो मुगलों के द्वारा जो गुलाम बनाए गए हम लोग, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा जो गुलाम बनाए गए हम लोग, अंग्रेजों के जो हम गुलाम बने, उनके प्रतीक चिन्हों को जो आप बदल सकते हैं उसको तो बदलना चाहिए ही। इसलिए नाम बदल के रखा गया है कर्तव्य पथ, और ये वहां से गुजरने वाले लोगों को अपने कर्तव्य, एक भारतवासी होने का, एक इंडियन सिटीजन होने का जो कर्तव्य क्या है उसको वो याद दिलाएगा। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है। वैसे एक बात मेरे दिल की है, वो मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि गुलामी की मानसिकता से अगर हटना भी है तो कुछ भी करके ये जो 15 अगस्त को शाहजहां के बनाए हुए लाल किले से जो झंडोत्तोलन होता है उस जगह को भी बदलना चाहिए। वैसे भी इन आंदोलन जीवियों ने, इन कांग्रेसियों ने जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, इन लोगों ने उसे अपवित्र कर दिया है। जो पिछली बार 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पे जो कुछ हुआ, अब वो जगह नहीं रही। कोई और ठिकाना ढूंढना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां से वो 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन कर सके। जी डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके विपक्ष को बड़ा करारा जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष अपनी परेशानियों में ही अटका हुआ है। आप सांसद संजय सिंह ने एलजी के मानहानि नोटिस को मीडिया के सामने फाड़ दिया और आरोप लगाया कि वीके सक्सेना जब खादी ग्रामोद्योग में थे तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसके बाद एलजी की तरफ से मानहानि का नोटिस भेजा गया। इसी नोटिस को फाड़ते हुए संजय सिंह ने कहा, मैं किसी से डरता नहीं, ऐसे नोटिस 10 बार फाड़ सकता हूं। डॉक्टर साहब, एलजी के नोटिस से आप नेता क्यों परेशान हैं, नोटिस फाड़ रहे हैं? देखिए, ये टैक्टिस है, मैं बार बार कहता हूं, बड़े फ्रॉड लोग हैं ये। नोटिस भेजा गया, आपने उसे फाड़ दिया, मतलब जवाब नहीं देंगे जी। आप ये समझिए ड्रामा, जवाब हम नहीं देंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई बच्चे घर में, उसे कोई सवाल पूछो बस रोना शुरू कर देगा जी। इतने जोर जोर से रोने लग जाएगा कि चलो भाई सवाल मत पूछते हैं। वो जवाब नहीं देना चाहता, वो बहानेबाजी कर रहा, और वो कहा कि भाई मैं तो देश के सबसे बड़े सदन का मैं सदस्य हूं। अच्छा, जज कब से बन गए? जज कब से बन गए तुम? एलजी महाभ्रष्ट है, ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दे दिया तुमको? अपने गुरु, अपने मालिक, अपने बॉस से जाकर के पूछो। इसी तरीके से वो हर नेता को महाभ्रष्ट बताया करता था, और जिन नेताओं ने इस तरह की नोटिस दी, अकेले में प्राइवेटली जाकर के मिल के सॉरी बोल के पैर पे गिरगिरा कर इसी तरह के नोटिस को वापस लेने की भीख मांग करके वो बरी हुआ है। देश की जनता मूर्ख नहीं है। कैपिटल टीवी दिल्ली में पब्लिक ओपिनियन के लिए जब हम जाते हैं, केजरीवाल ईमानदार है ये कहने वाले लोग दिल्ली में अब नहीं बचे। सब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक महाचोर किस्म की पार्टी है जो लोगों को बरगला रही है। जी डॉक्टर साहब, आप नेताओं पर हो रही कार्रवाई अब साफ दिखने लगी है, तो वहीं ममता बनर्जी की मुश्किलें भी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही हैं। उनके 2 मंत्रियों को जेल में डालने के बाद अब नंबर कानून और श्रम मंत्री मलय घटक का आया है, जिन पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। सीबीआई ने आसनसोल और कोलकाता सहित 6 ठिकानों पर तलाशी ली और पूछताछ की। ये पूरी कार्रवाई कोयला तस्करी घोटाले में की गई है। मलय घटक के भाई के घर पर भी तलाशी ली गई, जिस पर टीएमसी का आरोप है कि सीबीआई बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। डॉक्टर साहब, ममता के मंत्रियों पर ही हर बार गाज क्यों गिर रही है? क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा वैसा तो फल मिलेगा ही। अब मसला कोयला घोटाले का है। जी। कोयला स्मगलिंग का जो
माफिया डॉन किंग अनूप मांझी, उनके यहाँ जब जांच पड़ताल की गई तो उसने बताया कि हम तो 150 करोड़ रुपए अक्सर बांटते थे नेताओं के बीच, अधिकारियों के बीच, पुलिस वालों के बीच, ताकि इनके जो स्मगलिंग का जो काम है उस पर किसी की नज़र ना जाए, कोई पकड़ धकड़ ना हो। ये कहाँ पे है ये कोयलरी, कहाँ से ये इलीगल धंधा चल रहा था? तो वो चल रहा था आसनसोल, दुर्गापुर, वही इलाके से। तो उस इलाके में जो टीएमसी का सबसे बड़ा लीडर कौन? मलय घटक, ममता जी का चहेता और ममता की कैबिनेट का कानून मंत्री। अब अनूप मांझी और मलय घटक की जो दोस्ती और जो पैसे की जो लेन देन हुई है, उसी का कच्चा चिट्ठा तो मिल गया जी। अब आप टीएमसी के मंत्री हैं, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। टीचर के अपॉइंटमेंट में घोटाला करें आप ममता बनर्जी के नंबर 2 हैं तो छोड़ दिया जाएगा आपको। आप गौ स्मगलिंग करें, गौ माता को कटने के लिए बांग्लादेश भेजें, उसका पूरा नेटवर्क को प्रोटेक्शन दें, आपको इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि ममता बनर्जी आपको आपके नीक नेम केस्टो से पुकारती है। बहुत बड़े आप लीडर हैं, तो हिंदुस्तान के कानून में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एक पार्टी या एक सरकार के एक ही मंत्री को जेल भेजना है। तो ये बताता है कि ममता बनर्जी की सरकार जब से बंगाल में बनी है, किस तरीके से वहां पे लूट हर तरफ है, और ये जो लूट है वो बहुत ही सिस्टमेटिक है और पूरी तरीके से सरकार का वरद हस्त इन पापियों को मिलता रहता है। अब जब ये सब खुलासे हो रहे हैं कि भाई 150 करोड़ हम बांटते थे तो कौन कौन लोग लेते थे, तो उसी में अभिषेक बनर्जी का नाम है, इसलिए पूछताछ हो रही है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी का नाम है, पूछताछ हो रही है। अभिषेक बनर्जी की साली का नाम है, पूछताछ हो रही है। अब एक नया मुर्गा पकड़ाया है जी कि यही मेन है, ये ममता बनर्जी का इतना बड़ा लीडर उस इलाके का, यही सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहा था और यही अनूप मांझी से पैसे लेकर टीएमसी की राजनीति को मैनेज करता था। तो जेल जाना तो इनका भी तय है। अभी सीबीआई घुसी है, 5 दिन के बाद ईडी खातिरदारी के लिए उनको जेल लेके जाएगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।